नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी गठबंधन। बस इस घर के सामने ही कावेरी के निर्देश पर ड्राइवर ने कैब रोक दी। टैक्सी से उतरकर बैग कंधे पर लटकाए लंबे लंबे डग भरती हुई वह गेट खोलकर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ दिन पापा के साथ बिता लूं, फिर सब दुख दर्द भूल जाने की नई सी उमंग लेकर ही वापस लौटूंगी, सोचते हुए कावेरी ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका डोरबेल बजा दी। अरे वाह कावेरी, आओ आओ। अचानक बेटी को आया देख सुधांशु का चेहरा खिल उठा। पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुधांशु से मिलते ही कावेरी की कृत्रिम मुस्कान खनकती हंसी में बदल गई। कमरे में पैर फैलाकर सोफे पर पीठ टिकाकर वह आराम से बैठ गई। थक गई शायद, मैं अभी तुम्हारी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय बनाकर लाता हूँ, कहकर सुधांशु किचन में चले गए। आप क्यों? निर्मला नहीं आई क्या आज काम पर? कावेरी सुधांशु के पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, एक जरूरी काम के सिलसिले में आज जयपुर के लिए निकलना था मुझे। निर्मला तो इसलिए जल्दी काम निपटा कर चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ्लाइट का टिकट कैंसिल करवा दूँ अब। पापा, आप चले जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे ना? मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। कावेरी प्रसन्न दिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। इस बार उदित नाराज नहीं हुआ तुम्हारे कुछ दिन यहाँ बिताने पर? दिल्ली में हो तो भी बस सुबह आकर शाम को चली जाती हो वापस। एक दिन भी कहाँ रहने देता है वह तुम्हें मायके में? सुधांशु के मन में अपने दामाद के प्रति छिपी शिकायत शब्दों में छलक रही थी। ऑफिस के काम से आज ही उदित सिडनी गए हैं, इसलिए आपके साथ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बना लिया मैंने। गुड। सुधांशु के चेहरे पर एक लंबी रेखा खिंच गई। कावेरी भी मुस्कुरा दी। फिर ड्राइंग रूम में रखे बैग को अपने कमरे में ले जाकर सामने निकाल अलमारी में लगाने लगी। सुधांशु के साथ बातचीत कर कावेरी का मन हल्का हो गया, लेकिन अपने पापा के जाते ही उसे उदासी ने घेर लिया। मस्तिष्क में विचारों की उलझन निराशा को और भी बढ़ा रही थी। शून्य में ताकती वह अपने आप से ही बातें करने लगी। कितना अपनापन है यहाँ, दीवारें भी जैसे अनुराग बसाए हैं अपने भीतर। घर के एकमात्र सदस्य पापा तो जैसे स्नेह का पर्याय ही हैं। मम्मी के दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सालों से मम्मी की भूमिका निभाते हुए अपनी ममता की छांव तले धूप सदृश चिंताओं से बचाते आए हैं वे। मैं अकेली संतान हूं तो क्या, सभी नाते मिलकर भी जितना प्रेम नहीं बरसा पाते उतना पापा ने अकेले ही मुझ पर बरसा दिया। और वहां कैसे कह दूं कि ससुराल ही अब घर है मेरा। सासू माँ के रूप में खोई हुई माँ मिल जाएगी, यही आशा थी मेरी। ससुर जी से पापा जैसा स्नेह चाहा था, लेकिन चाहने मात्र से ही तो सब कुछ संभव नहीं होता। फिर और किसी को क्या दोष दूं जब जीवन साथी ही अनमना सा रहता है मुझसे। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्यार और अपनेपन को तरस रही हूं मैं। आशा थी कि कोई नन्ही जान आएगी तो नए रंग भर देगी जीवन में। क्या मैं कम दुखी हूं मां न बन पाने पर कि सभी मुझे अपराधी सा सिद्ध करने में लगे हैं? कावेरी एक बार फिर सब याद कर खिन्न हो उठी। विवाह होते ही उसे नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा था। सारा दिन अकेले घर के काम में पिसती हुई वह 2 बोल प्रेम के सुनने को तरस जाती थी। पति उदित अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रात में कुछ हसीन लम्हों की चाह में वह उदित के करीब जाती तो उसका रवैया ऐसा होता जैसा एहसान कर रहा हो उस पर। कावेरी को किसी नन्ही आहट की प्रतीक्षा करते हुए 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी गोद सूनी ही थी। उदित का मनुहार कर एक दिन उसे साथ लेकर वह क्लिनिक चली गई। वहां डॉक्टर ने कावेरी और उदित दोनों के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए। उस रात उदित ऑनलाइन हुई रिपोर्ट्स देख रहा था और वह बिस्तर पर लेटे हुए उदित की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। लैपटॉप शट डाउन कर लटका हुआ चेहरा लिए वह आकर बोला, रिपोर्ट्स देख ली हैं, कहा था तुम्हें पहले ही, पर तुम तो जिद ही पकड़े बैठी थी कि टेस्ट करवाना है। अब साफ हो चुका है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ कमी है, इसलिए मां नहीं बन पाओगी कभी। कावेरी की रुलाई फूट पड़ी थी। अपने को संयत कर हिम्मत जुटाकर बोली,
आप कल प्रिंट आउट निकलवा लेना रिपोर्ट का। ऐसी समस्याओं से कई औरतें दो चार होती हैं, इलाज तो होता ही होगा कोई ना कोई। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अब अपनी इस कमी का तमाशा बनवाने की। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि अभी नहीं चाहते परिवार बढ़ाना। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी तानाशाह सा आदेश दे उदित मुंह फेर कर लेट गया। तिरस्कृत हो कावेरी बस आंसू बहाकर रह गई थी। उदित ने अगले दिन अपनी माँ को रिपोर्ट के बारे में बताया। बस फिर क्या था, आते जाते ताने कसने शुरू कर दिए उन्होंने। ससुर जी उदित को बार बार याद दिलाना नहीं भूलते थे कि उनके रिश्ते के एक भाई ने अपनी बहू के मां न बन पाने की स्थिति में अपने इकलौते बेटे को तलाक दिलवाकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया था। उपेक्षा और प्रताड़ना के अंधेरे से घिरी एक तंग सी गली में स्वयं को पाकर कावेरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उदित अक्सर डपट देता कि मुंह फुलाकर क्यों रहती हो हमेशा, कम से कम मेरे सामने तो मनहूस सा चेहरा लिए न आया करो। पिछले दिन के अपमान का दंश भी अब तक मरमाहत कर रहा था कावेरी को। मेरठ से उदित की बुआ जी मिलने आई थी। कावेरी ने हमेशा की तरह अभिवादन कर आदर व्यक्त किया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कावेरी को गोद भर जाने का आशीर्वाद दिया तो पास खड़ी कावेरी की सासू माँ तपाक से बोल उठी, सपने देखने बंद करो जीजी, अब यह सुख हमारे हिस्से में कहाँ। बस अब तो हमारा आंगन बच्चे की किलकारियों के लिए तरसता ही रहेगा सदा। यह सुन बुआ जी आंखें फाड़ मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे यह क्या कह रही हो। कावेरी की सूरत देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई अफसोस है अपने इस अधूरेपन पर। औरत का सारा बनाव श्रृंगार बेकार है अगर वह एक संतान भी ना दे सके परिवार को। क्या करें अब, यह बांझ ही लिखी थी इस लड़के के हिस्से में। जी जलता रहेगा अब तो सदा यूं ही हमारा। जहर बुझे तीर से शब्दों का वार असहनीय हो गया और कावेरी चुपचाप वहां से चली गई। अपमान और दुख से विचलित हो रात में उसने उदित को ये सब बताया तो उदित उल्टा उस पर ही बरसने लगा। किस किस का मुंह बंद करोगी, कुछ गलत तो नहीं कहा माया बुआ जी ने। जानती हो ना, कल 8 बजे की फ्लाइट से मुझे सिडनी जाना है। सोचा था जाने से पहले तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। लाइट बंद करो और सो जाओ अब। मैं भी कल पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ही फोन पर बताया था उन्होंने। पहली बार कावेरी ने उदित से झूठ बोला था। पापा के फोन का बहाना बनाकर आज वह मायके आ गई थी। बचपन में जब कोई बात उसे विचलित करती थी तो पापा के थपकी देकर सुलाते ही सारा तनाव छूमंतर हो जाता था। उसी थपकी की चाह में कुछ दिन पापा के साथ बिताने आई थी वह। एयरपोर्ट पहुंच सुधांशु ने मैसेज भेजा तो नोटिफिकेशन टोन सुन कावेरी की सोच पर विराम लग गया। मैसेज पढ़ने के बाद किचन में जाकर वह अपने लिए नूडल्स बना लाई और वापस कमरे में आ टीवी ऑन कर बैठ गई। किसी फिल्म में विवाह का दृश्य चल रहा था। गठबंधन की रीत दर्शाए जाने के उपक्रम में वर के कंधे पर लटके पटुआ में सिक्का, दूर्वा, चावल, हल्दी व फूल रखकर एक गांठ लगाकर उसे वधू के दुपट्टे से बांधा जा रहा था। कावेरी के 7 फेरों से पहले भी सुखमय भविष्य और मन को बांधने के प्रतीक के रूप में गठबंधन की रस्म अदा की गई थी। लेकिन हुआ क्या, उदित के कंधे पर लटके दुपट्टे में बंधा गोल सिक्का कैसे तिरस्कार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बदल गया, वह जान ही नहीं सकी। दूर्वा उसे हरा भरा खुशहाल जीवन कहाँ दे सकी, वह तो कटीली झाड़ियां ही चुभा रही है। हल्दी का सुनहरा रंग जीवन में चढ़ने की आशा पूरी होती उससे पहले ही विषाद ने अपने रंग बखेर दिए थे उस पर। फूल सा उसका चेहरा जैसे खिलने से पहले ही मुरझाया सा लगने लगा था। अक्षत चावल के धवल दाने पति के अटूट प्रेम और सुख शांति देने के स्थान पर एक बोझ सा औपचारिक रिश्ता ही तो दे पाए थे उसे। मानसिक शांति तो अब एक सपना सी लगने लगी है। गठबंधन ने दोनों के मन को तो नहीं बांधा, हाँ कावेरी के पैरों में जंजीर जरूर बन गई थी जिसे ना तो वह तोड़ पा रही थी और ना ही अपने अस्तित्व को यूं कैद में देख पा रही थी। डोरबेल बजने से कावेरी सोच के दलदल से बाहर आ गई। दरवाजा खोला तो सामने नमन को देख मुरझाया मन खिल सा गया। नमन उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों की दोस्ती पुरानी थी। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए नमन बेंगलोर चला गया था।
MBA करने के बाद नोएडा स्थित एक विदेशी कंपनी में बतौर मैनेजर वह कार्य कर रहा था। नमन का एक पैर पोलियो के कारण बेहद कमजोर था। उस पैर में वह कैलिपर पहनकर रखता था, तभी उसका चलना फिरना संभव हो पाता था। नमन के मन में कावेरी के लिए विशेष स्थान था, लेकिन इसका कारण कावेरी का अप्रतिम सौंदर्य या उसका पढ़ाई में अव्वल होना नहीं था। इसका कारण तो कावेरी का नमन के प्रति सम्मान और स्नेही व्यवहार था, जो सहानुभूति से नहीं, मित्रता की सुगंध से सुवासित था। विवाह के बाद कावेरी का मायके में आना कम होने लगा तो नमन से मिलना जुलना बंद सा हो गया। लेकिन कावेरी की मित्रता जैसे ऊर्जा बनी हमेशा नमन का हाथ पकड़े साथ साथ चला करती थी। नमन आया तो कावेरी पहले के रंग में रंग गई। बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुराने दोस्त, स्कूल कॉलेज के टीचर्स, मौसम का मिजाज, सब कुछ समा गया था उनकी बातचीत के मध्य। कावेरी अपना दर्द मन में ही रख नमन का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि नमन जैसा अंतरंग मित्र उसकी मुस्कान देखकर ही अनुमान लगा लेगा कि वह दिल से निकली खुशनुमा मुस्कुराहट है या हंसी का जामा पहने हुए गहन पीड़ा। कुछ देर की बातचीत के बाद नमन अचानक पूछ बैठा, कावेरी, हम क्या अपने पुराने दिनों को ही याद करते रहेंगे या अपनी नई जिंदगी के किस्से भी शेयर करेंगे? कावेरी को लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बोली, मेरी जिंदगी तो वही किसी भी शादीशुदा स्त्री की जिंदगी जैसी ही, सास ससुर, पति, जिम्मेदारियां, बस और क्या। तुम ही कुछ बताओ। कहकर उसने पलकें झुका ली। एक खूबसूरत जिंदा दिल औरत पति से दूर बैठी हो और एक बात भी उसके बारे में ना करे, अजीब लग रहा है मुझे। मैं गलत नहीं हूं तो तुम बहुत कुछ दबाए बैठी हो अपने अंदर। कावेरी, मन की गिरह खोल दो प्लीज। नमन की स्नेह भरी गुहार कावेरी के दिल से आंखों तक पहुंच आंसू बनकर झरझर बहने लगी। अपने सभी आहत अनुभूतियों को उसने एक एक कर नमन के समक्ष खोलकर रख दिया। नमन की सहानुभूति घावों पर मरहम का काम कर रही थी। कावेरी की आपबीती सुनकर कुछ सोचता हुआ सा नमन बोला, कावेरी, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उदित ने तुम दोनों की रिपोर्ट्स को लेकर सच बोला है तुमसे? मतलब? उदित ने ऑनलाइन देखी थी रिपोर्ट्स, अपनी मर्जी से थोड़े ही कहा था। लेकिन तुमने तो नहीं देखी, फिर प्रिंट्स भी नहीं निकलवाए उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं वह? नमन की बात बीच में ही काटकर कावेरी बोल उठी, विश्वास तो नहीं हो रहा कि उदित इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वह गुस्सैल जरूर है, लेकिन धोखेबाज भी। बेचैन हो वह सोच में डूब गई। उसे चिंतित देख नमन ने उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। एक बार फिर हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। इस बीच सुधांशु का जयपुर पहुंचकर फोन आ गया। नमन वहां आया हुआ है यह जानकर कावेरी के लिए चिंतित सुधांशु को राहत सी मिली। नमन से उन्होंने रात में कावेरी के पास ही रुकने का अनुरोध किया। रात 1 बजे दोनों की उनींदी आंखों ने बातचीत की गति पर थोड़ा विराम लगा ही दिया। सोने से पहले नमन हौले से मुस्कुराकर बोला, कावेरी, एक बात कहना चाहता हूँ। हम कितने वक्त बाद मिले हैं, इसके बाद न जाने कब मिल पाए। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो एक एक कॉफ़ी हो जाए? हाँ, लेकिन कॉफ़ी मैं बनाऊंगा, तुम रुको। मैं बस यूं गया और यूं आया। कावेरी मित्र के आग्रह को टाल नहीं सकी। अपने पिता के कमरे में जाकर कावेरी नमन के सोने का प्रबंध करने लगी। नमन कॉफ़ी लेकर आया तो पहला घूंट भरते ही बोली, कमाल की कॉफ़ी बनाते हो नमन, तुम्हारी होने वाली वाइफ से रश्क सा हो रहा है मुझे। कहते हुए कावेरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वहीं बेड पर पैर फैलाकर चैन से बैठ कॉफ़ी का आनंद लेने लगी। नमन ने उसे अपने मोबाइल पर उन लड़कियों के फोटो दिखाए जहां उसके रिश्ते की बातें चल रही थी। कावेरी से उसकी पसंद की लड़की चुनने को कहकर वह वॉशरूम चला गया। थकी हुई कावेरी वहीं बेड पर लेटी तो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह अलार्म बजने पर ही कावेरी की नींद खुली। हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ वह कमरे से बाहर निकली। नमन बालकनी में खड़ा गुलाबी आसमान पर बिखरी छटा निहार रहा था। इससे पहले कि वह रात के विषय में कोई सवाल करती, नमन स्वयं ही बोल उठा, रात को जब मैं चेंज कर अंकल के कमरे में वापस आया तो तुम गहरी नींद में थी।
तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और तुम्हारे कमरे में जाकर सो गया। चाय पीकर नमन वापस चला गया। जब तक सुधांशु लौटे नहीं, नमन प्रतिदिन कावेरी से मिलने आता रहा। सुधांशु लौटे तो कावेरी जैसे नन्ही सी बच्ची बन गई। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न थी कि इतने कम समय के लिए जयपुर जाने पर भी पापा यह नहीं भूले थे कि लाख की चूड़ियाँ कावेरी को बहुत पसंद हैं। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कंगनों के साथ ही पापा गुलाबी और पीले रंग में रंगा गोटापत्ती के काम वाला एक सुंदर लहंगा भी लाए थे। कितना खुश देखना चाहते थे वे कावेरी को। चाहकर भी कावेरी सुधांशु को अपना दुख नहीं बता पाई। वह जानती थी कि उसके मां न बन पाने पर ससुराल वालों का उसे दोष देना पापा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। अपनी पीड़ा भीतर ही दबा पापा के स्नेह को पल पल महसूस करती कावेरी के 10 दिन बातें करते हंसते हंसाते कब बीत गए पता ही नहीं चला उसे। वापसी के दिन नाश्ता करने वह टेबल पर बैठी ही थी कि उपकाई आने लगी। उपकाई के साथ चक्कर भी आ रहा था। सुधांशु उसे घर के पास ही डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर सुजाता ने जांच कर दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्ट के लिए सैंपल दे कावेरी घर आकर दवा खा आराम करने लेट गई। दोपहर को नमन कावेरी से मिलने आया तो साथ में उसकी पसंद का ढोकला भी ले आया। कावेरी की पसंदीदा दुकान का ढोकला, उस पर पापा और नमन का साथ। कावेरी भूल ही गई कि वह बीमार है। तीनों की बातों और ठहाकों से घर गूंज उठा। शाम होते होते कावेरी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सुधांशु चाहते थे कि वह अगले दिन तक रुक जाए, लेकिन कावेरी ने जाना ही उचित समझा, क्योंकि उदित सुबह ही सिडनी से अपने घर लौट चुका था। डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं थी और स्वास्थ्य में सुधार के कारण कावेरी को रिपोर्ट लेना आवश्यक भी नहीं लग रहा था। इसलिए वह कैब बुक करवाने लगी। नमन और सुधांशु का मानना था कि रिपोर्ट एक बार देखनी जरूर चाहिए। कावेरी को लौटने में देर न हो जाए, इसलिए नमन ने कहा कि वह क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर उसका फोटो खींच कावेरी को व्हाट्सएप पर भेज देगा। कैब बुलाकर पापा और नमन से विदा ले वह टैक्सी में बैठ गई। कावेरी ससुराल पहुंचने ही वाली थी कि उसे नमन का भेजा हुआ रिपोर्ट का फोटो मिल गया। जब कावेरी ने फोटो डाउनलोड कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रिपोर्ट बता रही थी कि वह गर्भवती है। कावेरी का मन बल्लियों उछलने लगा। वह जल्द ही उदित से मिलकर यह सुखद समाचार उसे सुनाना चाहती थी। उत्साह से भरी कावेरी दौड़ती हुई उदित के पास जा पहुंची। उदित से आंख बंद करने को कह उसने पर्स से मोबाइल निकाला और रिपोर्ट का फोटो उदित के सामने कर दिया। उदित ने आंखें खोली तो नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गईं। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, क्या मजाक है यह? मजाक नहीं, यह सच है उदित। कावेरी खुशी से चहक उठी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उदित आशंका से घिरा था। हो गया बस। कैसे, यह तो मुझे भी नहीं पता। अदा से कंधे उचकाती हुई कावेरी उदित से लिपट गई। कावेरी को अपने से अलग कर उदित आक्रोशित हो लगभग चीख उठा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया है आपको? इस बार कावेरी तुनक कर बोली। यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? मैंने तो सोचा था कि आप यह खुशखबरी सुन खुशी से झूम उठेंगे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सुन लो तुम आज कि मैं पिता नहीं बन सकता। उत्तेजना और क्रोध में उदित के मुंह से सच निकल ही गया। कावेरी सिर पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अपनी रौबीली आवाज में उदित फिर चिल्लाया, क्या मैं जान सकता हूं कि यह बच्चा किसका है? शायद उस नमन का ही जिसने तुम्हें यह रिपोर्ट भेजी है। कावेरी यह सहन नहीं कर सकी। तैश में आकर बोली, अब समझी कि आपने मुझे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई थी, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर के पास। कितना बड़ा धोखा। बौखलाया सा उदित कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचैन होकर वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। असमंजस में पड़ी कावेरी भी आंखों पर हाथ रख बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे की चुप्पी कावेरी का मोबाइल बजने से टूट गई। कॉल नमन का था। उखड़ी सी आवाज में हेलो बोल मोबाइल पर बात करते हुए वह कमरे से सटी बालकनी में जा खड़ी हुई। नमन बोला,
उदित का सिडनी टूर कैसा रहा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसे मैंने एक जरूरी बात बताने के लिए किया है फोन। अरे मैंने जिस रिपोर्ट का फोटो भेजा था वह तुम्हारी नहीं है। पहले किसी और कावेरी की रिपोर्ट दे दी थी मुझे उन लोगों ने। कुछ देर पहले क्लिनिक से फोन आया तो मैं दोबारा जाकर सही वाली रिपोर्ट लाया हूँ। अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारी असली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। ओह, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह क्या हुआ। हाँ, लेकिन इस गलत रिपोर्ट ने उदित को बेनकाब कर दिया है, कहते हुए कावेरी ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। अब उदित को बता दो रिपोर्ट का सच, सब ठीक हो जाएगा, कहकर नमन ने फोन काट दिया और असली रिपोर्ट कावेरी को भेज दी। फोन पर कावेरी की हताशा में डूबी आवाज सुनने के बाद नमन चिंतित था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि उदित को लेकर उसका अनुमान सही निकला और एक छोटी सी युक्ति लगाकर इस झूठ से पर्दा उठाने में वह सफल भी हो गया। हुआ यूं कि शाम को जब नमन कावेरी की रिपोर्ट लेने पहुंचा तो जो रिपोर्ट उसे मिली उस पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखकर वह चौंक गया। फिर रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर और घर का पता देखा तो वह कावेरी का नहीं था। नमन समझ गया कि यह रिपोर्ट किसी और कावेरी की है। इससे पहले कि वह काउंटर पर जाकर सही रिपोर्ट लेता, उसने अपने मोबाइल से उस रिपोर्ट का एक फ़ोटो इस तरह खींचकर रख लिया जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई न दे। इसके बाद नमन ने कावेरी की असली रिपोर्ट लेकर अपने पास रख ली। रिपोर्ट नॉर्मल थी, इसलिए उसे कावेरी तक पहुंचाने की जल्दी भी महसूस नहीं हुई। नमन को गलत रिपोर्ट वाला फ़ोटो कावेरी को भेजने के कुछ देर बाद भेजी नमन ने असली रिपोर्ट, ताकि कावेरी उदित को गलत रिपोर्ट दिखा सके और इस बारे में कावेरी और उदित की बातचीत भी हो पाए। गलत रिपोर्ट देखने के बाद उदित की प्रतिक्रिया द्वारा सच झूठ की तह तक पहुंचना चाहता था नमन। सही रिपोर्ट भेजने के बाद नमन आशा कर रहा था कि उदित अब शर्मिंदा होकर सच छिपाने के लिए कावेरी से क्षमा मांग लेगा और दोनों का वैवाहिक जीवन एक सुखद मोड़ ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदित को जब कावेरी ने बताया कि प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट गलत थी तो निर्लज्जता और दोगुने वेग से वह कावेरी पर चिल्ला उठा। तो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया तुमने। न जाने क्या समझती हो अपने आप को। सिडनी में ही खुश था मैं, सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर वहीं चला जाऊं। कावेरी का मन वितृष्णा से भर उठा। मन के चूर चूर होने की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मन किया कि जोर से चीख उठे, मुंह से जैसे बोल अपने आप ही निकल पड़े। अपने किए पर शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब तक आपके व्यवहार को मैं आपका स्वभाव समझकर सहन करती आ रही थी, लेकिन आप तो पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे थे। क्या हो गया अगर पति पत्नी में से कोई भी संतान को जन्म देने में असमर्थ है? वह आप भी हो सकते थे या मैं। रिश्तों का गठजोड़ नहीं जानती मैं, लेकिन इतना समझती हूँ कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, दिमाग का खेल नहीं चलता यहाँ। आप क्या छोड़ेंगे मुझे? मैं आज ही अभी पति पत्नी के नाम पर कलंक बन चुके इस रिश्ते से अपने को अलग करती हूँ। उदित हक्का बक्का रह गया और बैग लिए कावेरी उल्टे पांव मायके लौट आई। सुधांशु भी क्या कहते सब जानने के बाद। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद तलाक हो गया। अपनी योग्यता के बल पर स्कूल में टीचर बन कावेरी पूरी हिम्मत से स्वयं को संभाले थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक रिक्तता निरंतर अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे उसके वजूद पर छा रही वह उदासी उसकी उमंगों और खुशियों को लील ही जाती यदि उस दिन नमन अपना दिल उसके सामने खोल न देता। कावेरी, तुम्हें कभी कहने का साहस नहीं जुटा सका, हमेशा एक जुड़ाव सा महसूस होता रहा है तुम संग। कुछ कहना भी चाहा कभी तो अपाहिज पाँव ने जैसे मेरी हिम्मत छीन ली। तुम्हारी शादी हुई तो सब्र कर लिया और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अब भी तुम्हें उदास देखता हूँ तो लगता है कहीं से खुशियों की गठरी बांध लाऊं और सब तुम पर निछावर कर दूं। नमन बोला। अपाहिज? क्या कह रहे हो नमन? अपाहिज तो उदित था, उसकी सोच ही पंगु थी। काश तुमने कुछ साल पहले ही बता दी होती मुझे अपने मन की बात। कावेरी का गला रुंध गया। तो अब भी क्या बिगड़ा है?
कावेरी, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर खुश रह सकोगी? कावेरी की आंखें ही नहीं, मन भी भीग गया। लगा जैसे नमन ने चाहत के दुपट्टे में सम्मान का सिक्का, उमंग सी हल्दी, दूरवा जैसी खुशी, चावल के दानों सा विश्वास और आशा के पुष्प रख कसकर गांठ लगा दी हो और उसे कावेरी की कोमल भावनाओं की चूनर से बांध दिया हो। गठबंधन तो आज हो गया हमारा, कहकर कावेरी नमन के गले लग गई। अभी आप सुन रहे थे कहानी गठबंधन।